बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ्स का आगाज आज बाकायदा तौर पे हो चुका है और मुल्तान सुल्तान है वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। और अगर देखा जाए पिछले कुछ मैचेस को कंपैरेटिवली तो वो टीम्स जिन्होंने बैटिंग की है उनके लिए काफी फायदेमंद रहा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पहले जो भी टीम थी वो पहले टॉस जीती थी और बॉलिंग का फैसला करती थी, लेकिन ये रिवायत वहाब रियाज ने डाली और उन्होंने इस फैसले को भी सही साबित किया और जिस तरह से उन्होंने प्रूव किया कि अपने फैसले को भी सही साबित किया। और उनकी जो कैप्टेंसी है उनका काफी चर्चे भी हैं, क्योंकि किस तरह से सुपर ओवर में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जिस तरह उन्होंने जीता और जिस तरह उनकी जो स्ट्रेटजी थी उसके काफी चर्चे हैं। और अगर आज के मैच की बात कर ली जाए तो दोनों तरफ एक टीम शेर है तो दूसरी सवा शेर है। अब देखना यह है कि कौन मैदान मारता है और जो आज का मैच जीतेगा लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान में वो डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। और जो टीम हारेगी वो दूसरे जो कल मैच खेला जाएगा पिशावर ज़ल्मी का इस्लामाबाद यूनाइटेड से, वहां से जीतने वाली टीम के साथ खेलेगी और इन दोनों का जो मैच होगा उससे जीतने वाली टीम जो है वो फाइनल में मुल्तान सुल्तान का या लाहौर कलंदर जो आज के मैच में जीता है उसका मुकाबला करेगी। बहरहाल आज के मैच में हारने वाली टीम के पास एक चांस जरूर मौजूद है, क्योंकि जो एलिमिनेटर होगा, एलिमिनेटर में जो है उनके पास चांस है कि वो आगे जाके मैच को दोबारा कम बैक करके आगे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। काफी सारे चर्चे हैं और काफी सारी चीजें भी चल रही हैं और इस पर डिस्कस भी करेंगे। मैं अपने डिस्कशन पैनल की जाने बढ़ता हूं। सबसे पहले जैन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया जैन प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और हमारे साथ दाऊद मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। कमेंटेटर हैं दाऊद, बहुत शुक्रिया दाऊद प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले जैन भाई आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, टॉस हो गया, फैसला जो है मोहम्मद रिजवान का कैसे देखते हैं? उन्होंने बैटिंग का फैसला किया है। देखिए, मैं तो अगर मैं टॉस जीता, मैं कैप्टन होता तो आई वुड हैव बॉल्ड फर्स्ट। कज़ाफी स्टेडियम की कंडीशंस हैं और हमें पीएसएल के अंदर एक बहुत नई चेंज हमें देखने को मिल रही है कि कंडीशंस को आप सही तरह असेस नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा हर मैच के दौरान एक डिफरेंट कंडीशंस आपको देखने को मिल रही हैं। कभी स्लो विकेट होती है कज़ाफी स्टेडियम पे, कभी एक रोड लाइक पिच आपको सामने मिलती है। तो इन एनी सिचुएशन आई वुड हैव बॉल्ड फर्स्ट और देखने को बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। शायद रिजवान ने बेहतर असेस किया कंडीशंस को, देखते हैं कि किस तरह से जाएगा, बट आई वुड हैव बैक्ड द बॉलर्स एट दिस पॉइंट। जॉनसन चार्ल्स का एडिशन दाऊद आपसे पूछता हूं, क्योंकि एक अच्छा टेम्पो बना हुआ था टीम का मुल्तान सुल्तान का, जीती भी आ रही है, विनिंग स्ट्रीक है, एक मैच हारी लाहौर कलंदर से ही हारी, मजे की बात है। तो आज एक इनफॉर्म प्लेयर को हटा देना और उनकी जगह पे जॉनसन चार्ल्स को खिला लेना, इस एडिशन को कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल के मुताबिक ये अच्छा साइन है और क्योंकि बाहर से जब प्लेयर इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, सो ये मेरे ख्याल के मुताबिक एक अच्छा साइन लिया है शाहीन ने और जबरदस्त वर्कआउट होगा टीम का अगर ये लेके चलते हैं इसको कॉम्बिनेशन को। ठीक है, अच्छा जैन भाई आपकी तरफ आता हूं, लाहौर कलंदर्स की दूसरी जानब बात कर लेते हैं। और अगर पिछले मैच की बात की जाए तो काफी चर्चे हैं। सबसे पहले तो कैप्टेंसी की बात कर लेते हैं शाहीन शाह अफरीदी की, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया और एक ओवर में 23 रन चाहिए थे और एक बॉल पे 7 रन चाहिए थे, फिर भी वो सुपर ओवर तक मैच खींच के ले आए। एक प्रॉपर कैप्टन इनिंग जिसे कह सकते हैं या पूरे पीएसएल की फेवरेट मोमेंट अगर कह सकते हैं तो वो मैच था और वो एक ओवर था जो आखिरी ओवर था 20वां पिछले मैच में। अगर आज देखा जाए ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? सर देखिए, जो मैं तो मानता हूं कि हमेशा डेजिग्नेटेड रोल के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी चाहिए। अब हमें आपको याद होगा आमिर भी आपको बैटिंग करके दिखा सकता था, लेकिन कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि हर मैच में वो बैटिंग करेंगे। मेरे ख्याल से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान का लीडर ऑफ द अटैक है, लीडर ऑफ द पैक है। बैटिंग चले जरूरत पड़ी तो करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। वी डोंट वांट अनदर ऑलराउंडर अफरीदी इन द टीम। ठीक है, आपकी तरफ आता हूं दाऊद, आप ये मुझे बताएं कि शाहीन शाह अफरीदी की ही बात कर रहे हैं तो क्या हमें तजुर्बा करना चाहिए उनकी, क्योंकि कैप्टन तो वो हैं, उनको हर शोबे में बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में उनको परफॉर्म करना है। तो क्या लगता है हमें कि आज का जो मैच होगा उनको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? बॉलिंग पे, क्योंकि बॉलिंग तो ऑलरेडी उनकी अच्छी है, लेकिन काफी सारी चीजें, क्योंकि वो मेन बॉलर हैं न सिर्फ लाहौर कलंदर्स के बल्कि पाकिस्तान नेशनल टीम के भी, तो क्या उनको बैटिंग पे ज्यादा आज फोकस करना चाहिए या वो अपनी बॉलिंग जो उनका जो फील्ड है उसी में उनको कमाल दिखाना चाहिए? मेरे हाल के मुताबिक जो उनका ट्रेडमार्क है उस पर ज्यादा फोकस किया जाए तो भले रहेगा, बेहतर रहेगा शाहीन के लिए। और शाहीन, कल भी मैं एक शो में था तो बात हो रही थी कि शाहीन अब बैटिंग की तरफ, कोई भी आप पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम देख लें, जितने ही बॉलर उनको बैटिंग करने का बड़ा शौक है। सो मेरे हाल के मुताबिक अब यहाँ पे जो बॉलर्स हैं उनको ज्यादा अपनी बॉलिंग पे फोकस करना चाहिए बनिस्बत बैटिंग। सो मेरे हाल के मुताबिक एक अच्छी
जो साइड है वो आप देखेंगे जो नया एक चेंज किया गया है वो एज ए ऑलराउंडर चेंजिंग की गई है टीम लाहौर कलंदर के अंदर। सो मतलब कि बैटिंग अब स्ट्रॉन्ग कर ली गई है। सो मेरे हाल के मुताबिक अब यहाँ पे शाहीन को अपनी जो कैप्टनसी है वो बॉलिंग पे ज्यादा डिपेंड करनी चाहिए। अच्छा जहन भाई, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमने माजी में भी देखा ऐसे के तजुर्बात किए गए। कल भी मैं प्रोग्राम में ये डिस्कस कर रहा था कि माजी में भी इस तरह के तजुर्बात किए गए कि एक जो मेन बॉलर है इरफान पठान पे किया, MS धोनी ने किया, तो इरफान पठान जो थे वो ना बैट्समैन रहे और जो बॉलर थे जो उनकी फील्ड थी वो भी ना रहे। तो क्या इस तरह का तजुर्बा शाहीन शाह अफरीदी को अभी से ला के, और क्योंकि जिम्मेदारी तो उन पे आ गई, उनको परफॉर्म तो करना है, तो अगर वो आपको नहीं लगता कि अगर वो बैटिंग वाली साइड पे जाते हैं तो उनका जो बॉलिंग है वो डिस्टर्ब होगी? सर देखिए, जो जेन्युइन ऑलराउंडर्स होते हैं जी वो दुनिया में बहुत काम आते हैं। इयन बॉथम का नाम हमारे सामने आता है जो बॉलिंग भी कराते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट फास्ट मीडियम बॉलर्स। इयन बॉथम आपके सामने, इमरान खान का नाम, रजाक भाई, जैक कैलिस। तो ये एक रेयर फाइंड होते हैं और ये शुरू से ही दोनों रोल्स के अंदर आजकल देख रहे हैं तो बेन स्टोक्स है, फहीम अशरफ का नाम इस लिस्ट में डालना चाहूंगा। लेकिन अब वही बात आ जाती है, आपका मेट्रिक क्या है जजमेंट का ऑलराउंडर का? मैं तो ग्रेट ऑलराउंडर, कपिल देव का नाम आता था लिस्ट के अंदर ऑफ कोर्स अगेन। तो एक बहुत डिफिकल्ट रोल होता है, मैनेज करना होता है वर्कलोड को। शाहीन अफरीदी ऑल फॉर्मेट आपके प्लेयर हैं, वो T20 भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं, टेस्ट भी खेलते हैं। वर्कलोड को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इन्होंने 6 पर लिया था शाहीन ने बांग्लादेश के खिलाफ लॉर्ड्स के ऊपर, तब कमेंट्री बॉक्स से आवाज आई थी कि इट्स वेरी क्रूशियल टू मैनेज हिज वर्कलोड। और मेरा नहीं ख्याल कि उनको ओवरलोड करना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। ही इज the best bowler we have right now and we should take care of him. We should make sure that he's not too stressed out and we should make sure that he does what he does best, which is taking wickets early on in the game. आपसे पूछना चाहूंगा दाऊद, अगर देखा जाए एमर्जिंग का, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान सुपर लीग का जो मकसद है वो यही है कि एमर्जिंग के जो प्लेयर्स हैं, जो न्यू क्रिकेटर्स हैं, उनको लाया जाए। लेकिन हमने देखा कि आज प्लेऑफ में एकदम से एक नया प्लेयर लेके आ गया एमर्जिंग का, आमिर अजमत को ऐड कर लिया उन्होंने। और जबकि पीछे हमने देखा, पीछे टाइम भी था, मौका भी था, खिला सकते थे, लेकिन प्लेऑफ में लेके आ जाना, इसके पीछे जो साइकी है वो समझ नहीं आ रही। जरा इस पे थोड़ा प्ले ऑफ में यहाँ पे मैं समझता हूँ, आप देखें जो प्रीवियस मुकाबला है उमर लास्ट ओवर कर रहे थे, तो शाहीन ने, उमर भी यंग खेल रहे थे, इमर्जिंग खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने जब डेब्यू किया 3 विकेटें निकाली हैं। बिल्कुल, उन्होंने 3 विकेटें, जब डेब्यू किया उमर ने तो फौरन 3 विकेटें निकाली हैं। लेकिन आज के दिन से अहम यह है कि उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस भी इमर्जिंग ने खेले हुए हैं। सो आई थिंक सो, मेरे हाल के मुताबिक यहाँ पे कप्तान को ये चाहिए था कि अगर इनको जो मुकाबले हुए हैं, पोल मैचेस हुए हैं, उनमें खिला लेना बेहतर था बनिस्बत अभी ये नॉकआउट में एक बैड साइन हो सकता है टीम के लिए कि अगर आप इमर्जिंग टैलेंट को अभी यहाँ पे मौका दे रहे हैं लाके। ठीक है, अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स को खिलाया जाए, जहन जैसे अभी बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, हमने देखा कि जेम्स फॉल्कनर का बहुत एक अफसोसनाक वाकया पेश है और जो कुछ उन्होंने जो करके गए यहाँ पे, अगर मेरे ख्याल में PCB को एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए थी, और ताकि नेक्स्ट कोई भी क्रिकेटर जो बाहर से आता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस का हमने देखा है, ऑस्ट्रेलियंस को थोड़ा साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम है। हमने और भी बहुत सारे, टिम पेन को देख ले, या इसके अलावा और भी हमें इस तरह की चीजें वहां पे दिखती रहती है। मैथ्यू वेड को देख ले, उन्होंने भी लाइक वो उनके सेलिब्रेशन का तरीका, और तो मुझे तो टू बी ऑनेस्ट मुझे ऑस्ट्रेलियन वैसे थोड़े हिले हुए लगते हैं। आप क्या कहते हैं, अगर देखा जाए कि नए प्लेयर्स के साथ उनको मौका देना, तो साइकोलॉजिकली क्या हमारे जो प्लेयर्स हैं वो खराब नहीं होंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स? और मतलब जो एक नेगेटिव पहलू है मैं उस पर बात करना चाह रहा हूं। सर देखिए, जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, सोसाइटल डिफरेंसेस होते हैं, वो हर सोसाइटी के अपने आप में दूसरे सोसाइटी से के दरमियान रहते हैं। बात फॉकनर की ये हो रही है कि उन्होंने जो ब्लेम है वो पूरी नेशन के ऊपर डाल दिया। ये एक साइन ऑफ प्रिविलेज होता है, ये एक साइन ऑफ सुप्रीमेसी होता है कि मैं बाहर से आया हूं तो मैं ये करके जा सकता हूं, वो करके जा सकता हूं। बट हमेशा बात यह कि अगर आपकी कोई ग्रीवियंसेस हैं, आपकी कंसर्न्स हैं, आपके PCB के साथ कंसर्न्स होने चाहिए, आपके कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ कंसर्न्स होने चाहिए, पाकिस्तान एज अ कंट्री के साथ नहीं होने चाहिए। आप प्रीमिसेस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। पूरे ऑस्ट्रेलिया के एटीट्यूड को बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो जेम्स फॉकनर के एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करेंगे, बड़े लुक फॉरवर्ड करें, और एक प्लेयर जो है या एक बंदा जो है वो कभी भी पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, मेरा ये मानना है। और अगर कोई हमारे मुल्क की इज्जत को, हमारी PSL की सक्सेस को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए उसके खिलाफ।
कोई बेसलेस एलिगेशंस नहीं लगा सकता आके हमारे मुल्क के अंदर इस पे। ठीक है, आप दाऊद आपसे पूछना चाहता हूं कि पीसीबी का स्टांस इस पे, क्योंकि हमें सिर्फ उन्होंने पीसीबी ने जस्ट ये किया कि थ्रू आउट मतलब जब तक ईपीएसएल चलेगा ये बैन है पाकिस्तान के लिए, इसके अलावा कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि कानूनी तौर पे काफी कुछ हो सकता था, लेकिन पीसीबी ने थोड़ा नरम गोशा दिखाया और कुछ बड़ा एक्शन नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है पीसीबी का क्या स्टांस होना चाहिए था इसमें? मेरे ख्याल के मुताबिक पीसीबी ने फिर भी यही एक अल्फाज आखिर पे कहा है कि हम जैसे भी है इसको माफ कर दें, क्योंकि हमारे जो इदारे हैं वो इसके एक्शन भी लेने लगे थे, लेकिन फिर देन पीसीबी ने इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल और मामला पे स्टक कर दिया। और एक पैगाम देना चाहूंगा, आप सारी दुनिया इंडिया घूम आए, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूके घूम आए, कहना है कोई कालियां शाह रातां तुम सारे मुल्क घूम के वेख लो, लेकिन पाकिस्तान ये क्या बात है। सो हमारा कंट्री है, वी लव दिस कंट्री। सो पाकिस्तान हमेशा हमने इज्जत दी है, मेहमान नवाजी। आप राशिद खान का देख लें, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं पूरी दुनिया में लीग्स खेली है, लेकिन पाकिस्तान जो एक ऐसा कंट्री है, बिल्कुल एक ऐसा कंट्री है जहां से प्यार मिला। इमरान ताहिर देख लें, वो कहते थे कि मैं यहाँ पे 200 रुपए की दिहाड़ी पे मैं काम करता रहा हूँ स्टेडियम के बाहर, लेकिन अब ये मैं अपने घर में आके खेल रहा हूँ, मुझे चीजें चेंज नजर आ रही हैं। लेकिन दाऊद एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, हम लोग एक पोस्ट कॉलोनियल मुल्क हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ पे गोरे बड़े साल हुक्मरानी करके गए हैं, बेशक, और उसके इफेक्ट्स आज के दिन तक हमें नजर आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से फॉकनर के इंसिडेंट में भी हमें नजर आए हैं। कानूनी कार्रवाई बनती है। कोई पाकिस्तान का प्लेयर सिडनी के किसी होटल में वैंडलिज्म करके जाए, मेरा नहीं ख्याल कि सिडनी की पुलिस उसको छोड़ेगी। ये क्राइम अगेंस्ट द स्टेट होता है। इट इज नॉट अ क्राइम अगेंस्ट द पीसीबी, इट इज नॉट अ क्राइम अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक टीम, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। तो अगर हमने फॉकनर को जाने दिया है बाइज्जत तरीके से, तो ये गलत हरकत है। हमें उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त एक्शन के साथ लेनी चाहिए थी, इंक्वायरी कमेटी बनानी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई 2015 में वर्ल्ड कप का फाइनल का मैन ऑफ द मैच का चर्चा आज 2022 में चलाता हुआ हमारे होटल के अंदर अपनी हेलमेट और बैट मार के जाए। आइंदा के बाद अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते तो ऐसा नहीं हमें देखने को मिला। बिल्कुल, पीसीबी शुड सेट एन एग्जांपल, और इस पर मजीद भी बात हो रही है, बात करेंगे, लेकिन यहां पे वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और तब तक मुल्तान सुल्तान की बैटिंग का भी आगाज हो चुका होगा, आपको स्कोर से भी अपडेट करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग जो है वो तकरीबन शुरू होने को है, और मैं अपने डिस्कशन पैनल की जानिब बढ़ता हूं। जैन भाई, सबसे पहले तो ओपनिंग की बात कर लेते हैं। आज ओपन करेंगे, और प्लेयर्स भी हमने देखा कि वाहिद फ्रेंचाइज है मुल्तान सुल्तान जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना उनका कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ है और ना उनका कोई प्लेयर छोड़ के गया है। अभी तक पूरी टीम है, और यही वजह है शायद उनकी परफॉर्मेंस में ये चीज हमें दिख भी रही है। तो आज क्या होने वाला है, और ओपनिंग की अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्या स्टाइल होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द विकेट, आप क्या कहते हैं? जी देखें, मैं तो बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस मैच के अंदर। पीएसएल के साल के टॉप 3 रन स्कोरर्स हमें देखने को मिलेंगे। रिजवान और शान मसूद ने जिस तरह से थ्रू आउट द सीजन बैटिंग की है, हमेशा मुल्तान को एक स्टेडी स्टार्ट देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं, स्ट्राइक रेट का भी कोई उनको इशू नहीं है। एक केमिस्ट्री नजर आती है जो हमें रिजवान और बाबर में नजर आती है पाकिस्तान टीम में। उस तरह शान मसूद इज द फॉर्मर कैप्टन ऑफ मुल्तान, रिजवान इज द करंट कैप्टन। दोनों एक बड़े स्मार्ट माइंडेड क्रिकेट माइंड्स हैं उनके, वो देखते हैं, असेस करते हैं, उसके हिसाब से खेलते हैं। वन थिंग वेयर दे माइट लैक टुडे इज द एब्सेंस ऑफ टिम डेविड। पता नहीं किस बुनियाद के ऊपर वो ये मैच नहीं खेल रहे, बट ही इज इंटेग्रल टू मुल्तान्स एस्पिरेशंस फॉर दिस टूर्नामेंट, और उनका ना होना एक कॉस्टली हो सकता है उनके लिए। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा लाहौर के बॉलिंग अटैक के हवाले से। जमान खान, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, वी कैन बॉल अ कपल ऑफ ओवर्स ऑफ सीम बॉलिंग एज वेल। तो आपको मैं समझता हूं इस मैच में बेस्ट बॉलिंग अटैक वर्सेस द बेस्ट बैटिंग लाइनअप आपको देखने को मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि डेडली बॉलिंग अटैक पूरे टूर्नामेंट का आप कह सकते हैं वो मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट आज उनको मुल्तान सुल्तान को फेस करना है आज। बिल्कुल। अच्छा दाऊद, आपकी तरफ आता हूं। अभी बॉलिंग की अटैक की बात हो रही है, हारिस स्पेसिफिकली एक अगर प्लेयर की बात कर ली जाए तो जो मुल्तान सुल्तान का पेस बैटरी है वो पाकिस्तान टीम की पेस बैटरी है, क्योंकि मेन प्लेयर्स हैं, चाहे आप हारिस रऊफ को ले लें, चाहे आप शाहीन शाह अफरीदी को ले लें, तो मेन प्लेयर्स जो है वो लाहौर कलंदर की आप ये कह लें कि दरियाफ्त है, वही दरियाफ्त करके लाए और उन्होंने पाकिस्तान टीम को प्लेयर्स दिए। तो आज की अगर परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए और आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस देखा जाए तो किस तरह से, क्योंकि अभी हमने देखा कि लाहौर कलंदर जो है वो बॉलिंग भी पहले कर रहा है, और जिस तरह उनके पास पेसर्स भी हैं, उनके पास बॉल स्विंग भी होगा, क्योंकि
दूसरे जो बैटिंग होगी उसमें तो ड्यू आ जाएगा और फास्ट बॉलर्स को काफी प्रॉब्लम होगी। अभी पहले इनिंग में क्या देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल के मुताबिक ये शाहीन के लिए एक अच्छा साइन होगा कि अगर आप यानी कि बॉलिंग करने जा रहे हैं बाद में, सो क्योंकि प्लस पॉइंट होगा अगर आप रिजवान को जल्दी आउट कर लेते हैं उनके साथ शान को, क्योंकि दोनों की जो ओपनिंग जो जोड़ी है वो बड़ी ज़बरदस्त खेल रही है और दोनों ही कैप्टन है, एक कैप्टनसी बल्कि मुल्तान की जानिब से की ही है, लेकिन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है मुल्तान का। जिस तरह भाईजान बता रहे थे जैन साहब के, एक यानी कि ज़बरदस्त टीम चल रही है मुल्तान की, सो इसका मोराल डाउन करने के लिए बॉलिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है। एक तरफ बैटिंग स्ट्रांग है और दूसरी जानिब बॉलिंग स्ट्रांग है। सो अब ये देखना जरूरी कि आज शाहीन किस तरह की यूटिलाइज करते हैं, बॉलर्स को किस अंदाज के साथ लेके आते हैं। अच्छा, खुशदिल शाह की अगर बात कर ली जाए जैन, तो खुशदिल शाह एक ऐसे बैट्समैन है या एक ऐसे बॉलर है या एक ऐसे ऑलराउंडर है, क्योंकि वो एक पूरा पैकेज है, वो फील्डर भी अच्छे हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। मुल्तान की तरफ से टॉप विकेट टेकर है, जबकि दूसरे नंबर पे टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर भी वो हैं। और उनकी जो पॉजिटिव चीज है जिस पे ज्यादा डिस्कशन हो रही है वो यही है कि उनकी बॉलिंग और जो बैटिंग भी देख लें तो उनकी जो उसका इंपैक्ट है उनकी बैटिंग का, वो पूरे मैच पर पड़ा है। किसी भी मैच को उठा के देख लें, आज के मैच में अगर देखा जाए या अगर स्पेसिफिकली उनकी बॉलिंग की बात कर ली जाए, जो इंप्रूवमेंट हमें नजर आया है, आप उस पर क्या कहते हैं? ये देखें, पाकिस्तान टीम के अंदर जो स्पिनिंग ऑलराउंडर का रोल था वो बड़ी देर से दो प्लेयर्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब जबकि हमारे प्रोफेसर साहब रिटायर हुए हैं तो ही हैज टू मेक वे फॉर समबडी एल्स। और मैं समझता हूं कि अगर खुशदिल शाह इसी तरह बॉलिंग कराते रहे, इसी तरह बैटिंग करते रहे और इसी तरह फील्डिंग करते रहे, तो वो, जैसे आपने वर्ड इस्तेमाल किया, कंप्लीट पैकेज, ही इज द कंप्लीट पैकेज, ही फिट्स राइट इनटू हफीज़'s रोल। बहुत 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 उम्दा परफॉर्मेंस रही है उनकी इस पीएसएल के अंदर। मैच को केमियोस करते हैं वो। अब उनका रोल ही है, ही कम्स इन, इनिंग्स खत्म होने वाली चेस कर रहे होते हैं या टारगेट सेट कर रहे होते हैं, 20 रन उसी पॉइंट के ऊपर कर देते हैं। ये रोल है, तो वो अपने रोल को समझते हैं, अपने हर रोल को समझते हैं वो, एंड दैट इज व्हाट मेक्स दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड क्रिकेटर एंड अ वेरी गुड क्रिकेटर इज कि आप अंडरस्टैंड करें सिचुएशन को, एंड ही अंडरस्टैंड्स हिज रोल। तो राशिद खान को कितना मिस करेंगे दाऊद आज लाहौर कलंदर्स? बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि राशिद एक दुनिया का नंबर 1 बॉलर माना जाता है और दुनिया उसको जानती है। और स्पेशली मेरे हाल के मुताबिक क्राउड जो है वो काफ़ी स्पोर्टिव आता था लाहौर का, और स्पेशली आप देखेंगे कि ज़्यादा साइन बोर्ड उन्हीं के लेके शायकीन क्रिकेट घूम रहे होते थे। राशिद खान बड़े ज़बरदस्त गेंदबाज है और यकीनी तौर के ऊपर लाहौर कलंदर को एक बहुत खैर नुकसान ही कहूँगा, क्योंकि अभी जो मेन जहाँ पे लाहौर कलंदर की बेस आगे बनने जा रही थी और वहाँ से छोड़ के चले गए। सो मिस यू राशिद खान। ओके, अच्छा जैन भाई, आपने खुद ही बात की कि लाहौर कलंदर्स बेस्ट बॉलिंग अटैक ऑफ द टूर्नामेंट और मुल्तान सुल्तान के पास बेस्ट बैटिंग जो है वो है। और अगर देखा जाए बैटिंग की साइड पे लाहौर कलंदर्स को, तो दोनों को, क्योंकि एक के पास बॉलिंग है एक के पास बैटिंग है, लेकिन इनको बैलेंस तो करना है। तो लाहौर कलंदर्स के कौन कौन से परफॉर्मर है, क्योंकि एक फखर जमान तो है 550 स्कोर ऑलरेडी वो कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है आज के मैच में? सर मेरे ख्याल से जो हमारे पास डायमंड इन द रफ है वो अब्दुल्ला शफीक है। उनकी नेशनल T20 की मैंने इनिंग्स देखी जब उन्होंने अपना डेब्यू किया, ही हिट 100। उस टाइम से लेके अब तक जितना पोटेंशियल मैं अब्दुल्ला शफीक में देख रहा हूं वो और इन द रैंक्स जो भी प्लेयर्स हैं वो किसी में नहीं है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं कि ये मैच में अब्दुल्ला शफीक को हमें अच्छी परफॉर्मेंस करके दें, एंड कंबाइंड विद फखर जमान अगर तो ये चेस के अंदर एक अच्छी स्टार्ट ले लेते हैं तो अब्दुल्ला शफीक ऐसा प्लेयर है कि वो नहीं रुकेगा, वो मारता रहेगा, खड़ा रहेगा, और एक्सेप्शनल टैलेंट है, बस थोड़ी सी पॉलिशिंग की जरूरत है वो हीरा, बस उसको पॉलिश करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अब्दुल्ला शफीक टेस्ट मैच में भी ओपन कर सकते हैं और लाहौर कलंदर्स के लिए बड़े वाइटल एसेट। शुएब मलिक के भांजे भी हैं अब्दुल्ला। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपको किसने सबसे ज्यादा, किस प्लेयर ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में इंप्रेस किया, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रही, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल के मुताबिक फखर ने व्हाट इम्पैक्टेबल नाक बाय फखर जमान, ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही और उन्होंने अपनी जो फॉर्म में वापस आए, बिल्कुल वापस आए हैं। क्योंकि अगर प्रीवियस मैचेस की अगर बात कर देखा जाए उनके अंदर तो फखर ने कुछ उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी है, मतलब कि पीएसएल से हट के, लेकिन बहुत ज़्यादा कमबैक किया फखर जमान ने। और ये इसी तरह ही अगर जारी रखेंगे तो आगे पाकिस्तान टीम को बड़ा बेहतरीन मैच मिलेगा, क्योंकि अगर आप टॉप ऑफ द लिस्ट देखें तो बाबर और रिजवान का नाम आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे फखर जमान ने भी लीड संभाली है, बड़ा ज़बरदस्त।
अच्छा, अगर कल के मैच की थोड़ी बात कर ली जाए जहन भाई, तो कल के मैच में हम देखेंगे कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास शुरू से ही पीएसएल के तमाम सीजन्स में उनका टीम कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त रहा है। उनके पास ओपनर्स बहुत अच्छे रहे हैं, उनके पास मिडल ऑर्डर बहुत अच्छा रहा है, उनके पास या ऐसे प्लेयर्स कह लें कि जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो अच्छे नहीं है लेकिन वो आके परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। आते ही हमें उनके अंदर इंप्रूवमेंट नजर आती है, उनके अंदर आप देख करंट नजर आता है हम एक तरह से कि वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। और एक और खबर देना चाहूंगा कि जो शादाब खान है वो भी अगले मैच के लिए अवेलेबल हैं और एलेक्स हेल्स भी वो वापस आ गए हैं। तो हसन अली नहीं होंगे, उनका थोड़ी कमी महसूस होगी हमें, लेकिन इन दो प्लेयर्स के आने से क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो एक बार फिर से फेवरेट हो गई है। सर यही बात है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल जब स्टार्ट हुआ है ऐसे लग रहे थे कि हमारे लाहौर टू इस्लामाबाद वाले मोटरवे पे एक फरारी जा रही है और एकदम से उसका टायर बर्स्ट हो गया। सर सारे प्लेयर उनके इंजर हो गए। अब उन्होंने स्टेपनी लगा ली है, वो वापस आ गए हैं और इट इज अ फोर्स टू रेकन विद। एक ऐसी टीम है जो आपको मैच कभी भी किसी डीप बैटिंग करते हैं तो बस यही है कि वो अगर अपनी प्लेइंग 11 अपनी स्ट्रेंथ को यूज करें विच इज बैटिंग डीप, तो दे कैन अकॉम्प्लिश एनीथिंग दे वांट। ठीक है, यहाँ पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से पहले आपको स्कोर से आगाह कर देते हैं। एक ओवर हो चुका है, 3 रन है मुल्तान सुल्तान का, कोई खिलाड़ी आउट नहीं है और शान मसूद और मोहम्मद रिजवान जो है वो क्रीज पर मौजूद हैं। और अगर बात कर ली जाए बॉलिंग की, तो बॉलिंग अटैक हमें नजर आ रहा है कि दुनिया के बेहतरीन बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं। और शाहीन आफरीदी उन्होंने पहला ओवर किया, 3 रन दिए, और अभी मोहम्मद हफीज दूसरा ओवर कर रहे हैं, कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। इस पर मजीद भी डिस्कस करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। एक खबर से आपको आगाह कर देते हैं और मैच के बारे में थोड़ा अपडेट कर देते हैं कि मुल्तान सुल्तान की 3 स्कोर पे पहली विकेट गिर चुकी है और मोहम्मद हफीज ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। शान मसूद को 2 रन बनाए महज 5 गेंदों पे, और इस तरह से काफी प्रेशर आ गया है मुल्तान सुल्तान पे। आपसे शुरू करता हूं दाऊद, क्या लगता है स्टार्ट में विकेट गिर गई, कमबैक करेगी? क्योंकि स्टार्ट में विकेट गिर जाती है पहले दूसरे तीसरे ओवर में, तो उसका कमबैक करना काफी मुश्किल होता है। ये कंडीशन अगर देख रहे तो आज के दिन अगर क्वालीफाई राउंड है तो मेरे मुताबिक यहाँ पे बैटिंग साइड है वो, क्योंकि कप्तान विकेट पे खेल रहे हैं अभी तक, तो उनको चाहिए कि कंडीशन को साथ साथ लेके चलना, और मेरे के मुताबिक कम बैक करेगी टीम मुल्तान सुल्तान, क्योंकि आज का मैच क्रूशल है। सो इसके मुताबिक कम बैक करना चाहिए, क्योंकि 6 अगर विकेट और नहीं गिरता है तो फिर मेरे के मुताबिक मैक्सिमम 40 अबव रन होने चाहिए पावर प्ले के बाद। अच्छा, एक और जहन में टेक्निकल क्वेश्चन और एज अ क्रिकेट एनालिस्ट आपसे जानना चाहता हूं कि हमने देखा कि जब मोहम्मद हफीज ने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो इवन वर्ल्ड कप में भी, T20 वर्ल्ड कप में काफी डिस्कस किया जा रहा था कि उनको रिप्लेस कौन करेगा एज अ ऑलराउंडर, क्योंकि जो कंप्लीट पैकेज हो। खैर, अगर मोहम्मद हफीज की बात की जाए तो ही इज अ जेंटलमैन क्रिकेट के लिहाज से, वो उनको मतलब दिमाग से क्रिकेट खेलते हैं और उनको पता था कि क्रिकेट क्या है, और शायद बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं कि जो कभी भी मुताजे नहीं रहे, और उनको जहां भी प्रॉब्लम आई उन्होंने उसको फाइट किया और सीधे तरीके से सीधे रास्ते से वो आए और उन्होंने खुद को प्रूव किया। खुशदिल शाह की सूरत में हमने देखा कि एक अच्छे परफॉर्मर भी हैं, अच्छा परफॉर्म भी करें। क्या लगता है, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन स्पेशली T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो क्या लगता है, क्या वो रिप्लेस कर पाएंगे? उनको हम हफीज की जगह कंसीडर कर सकते हैं? सर पहले तो प्रोफेसर साहब की फिर तारीफ करनी चाहिए, एक दफा फिर लेफ्ट हैंडर को उन्होंने अपने ओवर अंदर आउट किया, और एक ऐसा बैट्समैन जो कंसिस्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही हमें चाहिए खुशदिल शाह से, प्रोफेसर लाइक माइंडसेट जी, एक मेथोलॉजिकल सोच कि वो जज कर सकें, देख सकें और उस रोल को फुलफिल कर सकें। अभी तो हफीज की रिप्लेसमेंट पाकिस्तान टीम के अंदर एक बहुत बड़ी रिप्लेसमेंट है, बिग शूज टू फिल इन। तो क्या वो ये कर पाएंगे, एक क्वेश्चन मार्क है। क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल मैं ये मानता हूं खुशदिल शाह के अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान टीम के अंदर एक हफीज की जगह बैटिंग और बॉलिंग में ले सकते। जैसे आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जगह थी, क्योंकि मोहम्मद आमिर का हमने देखा उनके जाने के बाद काफी बात की जा रही थी, और शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से उस रोल को निभाया, उस तरह से क्या लगता है आपको कि इनको आया जाए, अगर इन पे काम किया जाए खुशदिल शाह पे, तो वो कर सकते हैं कुछ इस तरह का? मैं समझता हूं कि हफीज मोर देन इज बैटिंग, मोर देन इज बॉलिंग, हफीज साहब की जो सोच थी टीम के लिए वो बहुत बेनिफिशियल थी कि वो कैप्टन को एडवाइस करते थे, एक्सपीरियंस था उनके पास, वो हर चीज को जानते हैं। तो हमें वो रोल फुलफिल करना है, एक जिसको हमेशा बात होती है लीडरशिप रोल की। हमारे यंग कैप्टन है, बहुत जिम्मेदारी है उनके सर के ऊपर, तो हमें ऐसा प्लेयर हफीज की जगह चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, जिसको आप काउंट कर सको, यार ये तुम्हारा रोल है, इसको तुमने ये तुमने निभाना है, इसको निभाना है। और आई थिंक
कोई भी है अगर टीम में दैट इज खुशदिल शाह, ही कैन फिल इन दोज शूज। अच्छा, लीडरशिप की बात हो रही है दाऊद, लीडरशिप की बहुत काउंट करती है ऑफ कोर्स। और अगर बात की जाए मुल्तान सुल्तान की, तो मुल्तान सुल्तान के जो कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, उनकी लीडरशिप स्किल्स जो है वो बहुत काउंट करते हैं, क्योंकि और जिस तरह से वो काम है, आई थिंक उनके जैसे काम कैप्टन जो है वो पूरे पीएसएल में मैंने नहीं देखा कोई। जिस तरह से वो टीम को लेके चलते हैं और बाउंड्री भी लगती है, फिर भी वो हौसला दे रहे होते हैं प्लेयर्स को। आपको क्या लगता है उनकी जो आप कह लें कि उनकी लीडरशिप के अंदर इस तरह आना, एकदम से उभरना खुशदिल शाह का, तो इसी तरह अगर क्योंकि मुस्तकबिल में हमें अगर बाबर के अलावा, खुदा ना ख्वास्ता बाबर के अलावा अगर कोई हमें कप्तान नजर आ रहे हैं, तो वो उसके मजबूत उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान ही है। तो मोहम्मद रिजवान के अंदर अगर आते हैं तो नेशनल टीम में आपको नहीं लगता कि अच्छा परफॉर्म करेंगे? बिल्कुल इसी तरह मोहम्मद रिजवान एक अच्छे खिलाड़ी, और आप देखें हमेशा प्लेयर को बैक कर रहे होते हैं, और ये इनकी जो बैक है वो बहुत जबरदस्त है, मतलब प्लेयर को बैकअप करना। और हमेशा कोई भी कप्तान है वो अपनी टीम को स्पिरिट के साथ लेके चलता है, तभी उसकी कामयाबी, और वो चीजें हैं जो कप्तान के अंदर होनी चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक एक बड़ा जबरदस्त साइन होगा। और आप अभी रिसेंटली बात कर रहे थे हफीज की, मेरे ख्याल के मुताबिक जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो हमारे पास दुनिया के 2 बेहतरीन ऑलराउंडर मौजूद थे टीम के अंदर, जो टीम को गाइडलाइन कर रहे थे लीडरशिप के साथ, यानी कि मिलकर काम कर रहे थे। आप मलिक देख लें, शोएब मलिक और हफीज, जब एक टीम के पास 2 ग्रेट ऑलराउंडर होंगे तो टीम डेफिनेटली पीक पे जाएगी, और खुशदिल शाह डेफिनेटली हफीज की जगह प्रेफर करते हैं। अच्छा, अगर शाहीन शाह अफरीदी की लीडरशिप स्किल्स की बात कर ली जाए, दोनों क्योंकि कैप्टन हैं, तो लाहौर कलंदर के कैप्टन जो है उनको आई थिंक फायदा उठाना चाहिए मोहम्मद हफीज के होने से, क्योंकि मोहम्मद हफीज वाकई उनकी जो टेक्निक है और उनकी जो मेंटली बड़े स्ट्रांग है। तो ये चीज हमें पिछले मैच में भी नजर आई कि उन्होंने दिमाग की जगह उन्होंने टैलेंट का इस्तेमाल करने की कोशिश की और उसमें फ्लॉप हो गए। तो आपको नहीं लगता कि मोहम्मद हफीज को इस्तेमाल करते हुए, या मोहम्मद हफीज ने शायद इस वजह से मशवरा नहीं दिया क्योंकि एक सूटेबल जो था बंदा हमारे पास बैटिंग के लिए, ओपनिंग के लिए, वो मोहम्मद हफीज ही थे, क्योंकि उधर शोएब मलिक थे, हमारे पास मोहम्मद हफीज थे। तो आपको क्या लगता है कि उनको फायदा उठाते हुए मोहम्मद हफीज के होने से उनको इंप्रूव करना चाहिए, अपनी कैप्टनसी में निखार लाना चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को? सर देखिए, यही बात है कि लाहौर कलंदर्स की जो एंटायर सेटअप है उसके अंदर मैं समझता हूं कि अभी भी लैक ऑफ लीडरशिप है। जब सीजन शुरू हुआ तो शाहीन अफरीदी ऑब्वियसली नर्वस थे, फर्स्ट टाइम कैप्टनसी कर रहे थे। हमें नजर आया कि डेविड वीसा उस रोल को थोड़ा सा फुलफिल करने की कोशिश करते थे, फील्ड को मैनेज कर रहे थे, वो वीसा कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात आ जाती है कि एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट। जहां से आपको कोई एडवाइस मिल रही है, हर बॉल से पहले आपको कंसल्ट करना चाहिए, सीनियर प्लेयर से बातचीत करनी चाहिए, और तभी एक कैप्टन की सूरत के अंदर आप उभर के सामने आते हो। आप कोई बने बनाए कैप्टन नहीं होते, आप कैप्टन पैदा नहीं होते, हमेशा आप कैप्टन, जो क्राइसिस होते हैं वो आपको कैप्टन बनाते हैं। बिल्कुल, वो आपको कैप्टन बनाते हैं। और अभी अर्ली डेज फॉर शाहीन शाह अफरीदी, उम्मीद करता हूं कि वो लाहौर कलंदर के साथ चलें, अपने कैप्टनसी के रोल को एम्ब्रेस करें, बट अभी उनको अपनी कैप्टनसी के ऊपर मेरी नजर के अंदर थोड़ा सा काम करना है, लीडर्स के साथ बातचीत करनी है, एक यूनिट बनाना है, टीम को जो लीड करे, और बनाएंगे तो इंशाल्लाह लाहौर कलंदर्स हमें कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अच्छा दाऊद, आपको क्या लगता है अगर विकेट को देखा जाए, कंडीशंस को देखा जाए, कितना टारगेट है जो मुल्तान सुल्तान सेट कर सकती है? क्योंकि विकेट तो उनकी शुरू में ही एक विकेट गिर गई और उनके मेन प्लेयर जो है वो आउट हो गए। कितना टारगेट आपको लगता है सेट कर सकती है मुल्तान सुल्तान, और कंडीशंस को देखते हुए और बॉलिंग अटैक को देखते हुए लाहौर कलंदर्स के? कंडीशन को अगर देखा जाए तो एक अच्छी टीम, स्ट्रॉन्ग बैलेंस साइड बना रखी है, और मेरे ख्याल के मुताबिक 160 प्लस तक जाएंगी टीम मुल्तान सुल्तान। तो कितना डिफेंडेबल होगा, कितना स्कोर? ये क्योंकि लाहौर की विकेट है, इसका कुछ समझ में नहीं आता कि कब मौसम लाहौर के फैशन का और क्रिकेट का बदलते हुए पता नहीं चलता, रंग कब बदल जाती है। मेरे ख्याल का मतलब अब प्रीवियस मैच की देख लें कि लाहौर एकदम से मैच चेंज कर दिया था आखिरी ओवर में। मेरे ख्याल के मुताबिक ये क्रिकेट और इसके कुछ समझ में नहीं आता है कि कब यहाँ पे लाहौर के अंदर आके तब्दील हो जानी है। और जबरदस्त मेरे ख्याल के मुताबिक ये टारगेट होगा 160 अगर जाते हैं तो उसको मेरे ख्याल के मुताबिक रिजवान के पास ऐसी बॉलिंग लाइनअप है जो इसको डिफेंड कर सकेगी। अच्छा, आप क्या कहते हैं जैन भाई, कितना टारगेट सेट करेंगे? दाऊद भाई के साथ इत्तेफाक करता हूं कि लाहौर की मिस्ट्री बॉक्स लाइक कंडीशंस हैं, आपको नहीं पता डब्बा खुलेगा। लाहौर आप कह लें कि पाकिस्तान की टीम है। बिल्कुल कंडीशंस वाइज जी। अभी जिस तरह से मैं असेस कर रहा हूं, आई थिंक एनीथिंग बिलो 170 वुड बी अ वॉक इन द पार्क फॉर लाहौर। लाहौर का क्राउड है, कज़ाफी स्टेडियम है, सर मैं भी हूं, आप भी हैं, दाऊद भाई आप भी हैं। एनीथिंग बिलो 170। प्रेडिक्ट क्या करते हैं, कौन जीतेगा? लाहौर है सर।
अच्छा, एक और चीज डिस्कस हो रही है और वो कह रहे हैं कि मतलब अक्सर जो शायकीन हैं या सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि अगर आज का मैच जो है वो लाहौर कलंदर जीता है तो फाइनल हार जाएगा, और अगर आज का मैच लाहौर कलंदर हारता है तो फाइनल जो है आप कह लें कि जिस तरह नोवाक जोकोविच है कि अगर हारेंगे तो ये उससे ज्यादा स्ट्रांग होके आएंगे। तो आपको क्या लगता है ऐसा है? सर ये हम पाकिस्तानियों की बड़ी बुरी आदत है, बड़े सुपरस्टिशियस हैं हम। तो हमें, मुझे नहीं लगता हमें इस चीज़ के अंदर कोई भी करनी चाहिए। लाहौर की टीम लाहौर में खेल रही है, अपने फैंस के लिए खेल रही है, और मेरे ख्याल से जब भी मैदान में कज़ाफ़ी स्टेडियम में उतरेगी लाहौर विल बी द टीम टू बीट। सर अपना होम ग्राउंड है सर, क्या हो गया? आप क्या कहते हैं, कौन जीतेगा, क्या प्रेडिक्ट करते हैं? सर मेरे ख्याल के मुताबिक ये वाला जो मुकाबला है ये तो चले मुल्तान के नाम रहेगा, लेकिन जो फाइनल मैच है ना, फाइनल की जंग है वो, क्योंकि लाहौर हार के बाद अगर वापस आती है तो फिर मैं समझता हूँ एक स्ट्रॉन्ग टीम बन के आएगी। और लाहौर टीम को मैं चाह रहा हूँ, दिल की ख्वाहिश भी यही है, और क्योंकि लाहौर को जीतना चाहिए, और लाहौर अभी तक टाइटल भी नहीं जीती है, जीत बनती भी है, और मेरे ख्याल के मुताबिक लाहौर ने ये फाइनल जीतना है। लाहौर ठीक है जी, प्रेडिक्शंस हमने ले ली, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रेडिक्शंस जो है वो लाहौर के साथ हैं। हमारी ख्वाहिश भी है क्योंकि लाहौर एक नया चैंपियन आएगा, पाकिस्तान सुपर लीग को एक नया चैंपियन मिलेगा, और ऐसा चैंपियन मिलेगा कि जो पहले टाइटल भी नहीं जीता। तो हमारी दुआएं, हमारी तमन्नाएं, हमारी ख्वाहिशात लाहौर के साथ हैं। हम दुआ करते हैं लाहौर आज का मैच भी जीते और टाइटल भी जीते। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।